सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या है? देखिए सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, यह जो भारत सरकार होती है उसका कानूनी सलाहकार होता है। यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाहकार होता है। और सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता या महाधिवक्ता। महाअधिवक्ता, अधिवक्ता का मतलब होता है वकील, और महा का मतलब हो गया बड़ा वाला, तो महाअधिवक्ता होता है महाअधिवक्ता। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो इसकी जो नियुक्ति है यह संविधान के किसी भी आर्टिकल के तहत नहीं होती है, लेकिन यह जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल यानी के वेणुगोपाल, उसके नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल। जैसे के वेणुगोपाल क्या होगा, अटॉर्नी जनरल हो गए महान्यायवादी, और ये है महाधिवक्ता यानी कि सबसे बड़ा वकील, और ये महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो यह 3 साल के लिए नियुक्ति की जाती है। सॉलिसिटर जनरल जो होता है उसकी नियुक्ति होती है 3 साल के लिए, और इनकी लगभग मान के चले हम तो इनका कोई टाइम निर्धारित नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं इनकी 5 साल के लिए होती है, 5 ईयर के लिए, जब तक सरकार बनी रहती है। ठीक है, तो यह पहला वाला बिल्कुल सही है। 16 क्वेश्चन है, इसमें एडवोकेट जनरल। देखिए ये एडवोकेट जनरल है जो राज्य से संबंधित है, ये इसे भी महाधिवक्ता बोलते हैं। ये आता है आर्टिकल 65 के अंतर्गत। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है हमारी केंद्र सरकार के लिए, वैसे ये एडवोकेट जनरल जो होता है वो आर्टिकल 165 के तहत राज्यों के अंतर्गत आता है, इसे महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहला है एडवोकेट जनरल, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, यानी कि यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। देखिए ये बिल्कुल सही है पहला वाला। सेकंड है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। देखिए ये गलत है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, मतलब सलाहकारी जो न्यायाधीश है उनकी भी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को। ठीक है भाई, मुख्य न्यायाधीश वाली जो योग्यता रखता होगा व्यक्ति वो मुख्य न्यायाधीश के लिए जाएगा, क्योंकि उसको परमानेंट रहेगा वहां पे। यहाँ क्यों रहेगा भाई, यहाँ तो वो केवल चयन की कर दिया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट गिरेगी वैसे चयन कर दिया जाएगा, यानी कि प्रसाद पर्यंत बना है राज्यपाल के लिए। तो बी वाला यहाँ पे गलत है। सी है एडवोकेट जनरल को भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, भारत के किसी न्यायालय के समक्ष। तो अब मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाह रहा हूं, एडवोकेट जनरल का जो संबंध है स्टेट से होता है, यानी कि मान लेते हैं वो बनाया गया यूपी का, बनाया गया एडवोकेट जनरल यूपी का है, तो वो केवल यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंतर्गत ही सुनवाई कर सकता है। मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं उनके अंतर्गत ही सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी जितने सेशनल कोर्ट है, अधीनस्थ जो है न्यायालय या फिर हाई कोर्ट है, उसके अंतर्गत सुनवाई कर सकता है, केवल यूपी के अंतर्गत। अगर वो चाहे कि भाई बिहार में कर लूं या उत्तराखंड के न्यायालय में कर लूं तो वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सी वाला भी गलत है। डी है संविधान की दूसरी अनुसूची में एडवोकेट जनरल के वेतन व भत्तों के संबंध में उपबंध है। देखिए ये भी गलत है। जब आपको इसका तो आप ऐसी लॉजिक लगा लीजिए, जब अटॉर्नी जनरल के संबंध में कोई हमारे संविधान में कोई उपबंध नहीं है तो यार इसके संबंध में कहां से उपबंध होगा, इसके भत्तों के संबंध में। तो यहाँ पे ये वाला भी गलत है। तो आंसर है एक सही, केवल एक। 17 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है इस पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया है और इसकी नियुक्ति का उपबंध आर्टिकल 248 में है। तो ये पहला वाला गलत है। इसकी नियुक्ति का जो उपबंध है 248 में नहीं है, ये है 148 यानी 148 में किया गया है, तो पहला वाला यहाँ गलत हो जाएगा। सेकंड है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह पद धारण करता है। देखिए इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसलिए बी वाला गलत है। मतलब यह 6 साल के लिए रह सकता है, 6 साल या 65, जो भी इसमें से पहले आ रहा हो, 6 साल के लिए या 6 साल या 65, इसमें से जो भी पहले आ रहा हो वह उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ये आप पढ़ चुके होंगे ये वाला कॉन्सेप्ट कि या तो 6 साल, मतलब उसकी मान लो कोई व्यक्ति 55 साल का है तो 55 से 6 साल लगा लीजिए तो कितने साल तक रहेगा वो, 61 साल तक बना रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति 62 साल का है, ठीक है, 62 साल का व्यक्ति बनाया गया महालेखा परीक्षक, तो वह मात्र 4 साल ही रह पाएगा, यानी कि अपनी एज उसकी 62 साल है तो उस हिसाब से वह 4 साल और एक्स्ट्रा रह पाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रोसीजर। थर्ड है संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत यह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेगा। देखिए ये भी गलत है। जो संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत जो आर्टिकल 148(2) है उसमें ये लिखा है यह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के तहत के समक्ष नहीं लेगा बल्कि प्रेसिडेंट के सामने लेगा शपथ, प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, तो यहाँ सी वाला भी गलत है। डी है इस पद से राष्ट्रपति के द्वारा उसे उसी रीत से पदच्युत, यानी उसी रीत से उसे कहा जाए उसे महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत
किया जाता है। देखिए ये भी सही है, मतलब जिस रीत से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें हटाया जाता है उसी रीत से इसे भी हटाया जाएगा। देखिए ये भी सही है बिल्कुल। तो यहाँ आंसर है केवल डी। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन व सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उपबंध संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। देखिए ये बिल्कुल सही है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन व सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में जो उपबंध है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं तथा इस पर संसद में मतदान होता है। देखिए ये गलत है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्यालय के मतलब जो उसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय होते हैं वो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, बल्कि इसका जो निर्धारण है, इसके पैसे का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा किया जाता है, ना कि संविधान की संचित निधि द्वारा। ठीक है, तो यह सेकंड वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। केवल आंसर है केवल एक। 19 क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में विचार कीजिए। वह केंद्रों और राज्यों का लेखा परीक्षण करता है। देखिए बिल्कुल सही है, वह केंद्रों और राज्यों का लेखा परीक्षण करता है। ये आर्टिकल 151 के तहत लिखा गया है केंद्र और राज्यों का। सेकंड है वह केंद्र और राज्यों से लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए ये गलत है। वह केंद्र से संबंधित जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। 151(1) में इसके बारे में लिखा है। 151 के आर्टिकल 1 में लिखा है कि केंद्र से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के सम्मुख रखेगा। और आर्टिकल 151 के दूसरे उपबंध में लिखा है राज्य से संबंधित जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल के संबंध में रखेगा, यानी कि जो आपका राज्यपाल है, गवर्नर है स्टेट का, उसके सम्मुख रखी जाएगी। तो सेकंड वाला गलत है। थर्ड है वह अपने पद पर नहीं रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। देखिए ये भी सही है। वह अपने पद पर अगर एक बार रह लेगा तो उसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधीन पद का पात्र नहीं होगा। तो यहाँ सही पूछा है, सही है केवल 1 और 3। और हाँ, ये पहला वाला मैं यहाँ 151 लिख गया हूँ, 151 नहीं है, ये 149 के तहत करता है। 149 आर्टिकल है, 149वां, जिसके तहत यह केंद्र और राज्यों का लेखा परीक्षण करता है। 20 क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जा सकता है? देखिए ये जो कर्तव्य हैं ये मैंने जो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं कैग की उससे बनाया है क्वेश्चन। अगर आपने उसकी मेरिट और डीमेरिट अच्छे से पढ़ी है तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला है इसमें भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। देखिए ये बिल्कुल सही है। जो भारत की संचित निधि से जो भी मतलब खर्च किए जाते हैं उन सभी का लेखा परीक्षण करता है कि भाई कहाँ कि यहाँ से रुपया उठा के इन लोगों ने कहाँ लगाया है और ये किस काम के लिए लगाया है, इसके संबंध में निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। देखिए जो ये भारत की निधि होती है, संचित निधि होती है और आकस्मिक निधि, या पॉलिटी में पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़ा तो बुक में जाके पढ़ लीजिए। इन दोनों संबंधित जो व्यय होते हैं उनके संबंध में भी परीक्षण करता है, प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है। तो सेकंड वाला भी सही है। थर्ड है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि के लेखाओं के लेखा परीक्षण करना, उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। देखिए जो भारत सरकार के जो भी उपक्रम है यानी कि पीएसयू जो भी है भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, उनके निर्माण मतलब उनमें निर्माण में कितना पैसा लग रहा है, उनमें लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही है, इन सभी का लेखा परीक्षण करके भी रिपोर्ट सबमिट करता है ये। तो इसी वाला भी सही है। डी है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। देखिए ये एक बुराई है, ये डी वाला नहीं है। देखिए ये किसी धन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धन पर कहां से आ रहा है, कि कब आना है और कहां जमा होना है और कैसे इसका खर्च करना है, ये इस चीज पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। देखिए इसका कार्य केवल इतना है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो मोर्चरी में क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद उसका रीजन निकाला जाता है कि भाई ये क्यों मरा, इसके कॉजेस क्या थे मरने के। ठीक उसी तरह से वर्क करता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी पॉलिटी जो लक्ष्मी गांधी पॉलिटी उसमें लिखा गया है, जैसे मृत्यु वक्त कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद पोस्टमार्टम के थ्रू उसकी रिपोर्ट जनरेट की जाती है, ठीक उसी तरह से आलोचक है इसका कार्य मानते हैं। मतलब एक तरह से सब कुछ हो जाने के बाद ये अपनी रिपोर्ट देता है, जिसका कोई देखा जाए तो वो अर्थ नहीं रह जाता है। केवल संसद में डिबेट होती है, डिबेट के लिए वो रिपोर्ट रह जाती है, ऐसा आलोचक मानते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा आलोचक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां गलत पूछा है तो गलत है, केवल डी।
तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, लेक्चर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए, और चीजों को शेयर भी करते रहिए ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। और मैंने जैसे कि आज सबसे बोला कि एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग बाकी मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग, जैसे मैं प्रण कर चुका हूं, आप आज मतलब डेली आपके लिए 2 वीडियो 2 से तीसरी वीडियो 3 वीडियो बना के डालता हूं।